जी जी ओके थैंक यू दीपक जी आई एम रियली ऑनर्ड to be a part of this platform today and फिजियोल्यूशन का हमेशा यही मोटिव रहा है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो इंजरीज से कैसे बचे अपनी फिटनेस लेवल का किस तरीके से ध्यान रखे क्योंकि खेल में तो इंजरी होनी ही है लेकिन उससे बचाव अगर हम कर सकें अगर हमें कुछ प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस पता हो अगर हमें ये पता हो कि हम अपनी किन मसल्स को किस तरीके से स्ट्रेंथन आउट कर सकते हैं स्ट्रेचिंग और वार्म अप का क्या रोल है तो आई थिंक हम बहुत सारी इंजरीज से बच सकते हैं सो जैसे कि आप सब जानते हैं दैट फिजियोल्यूशन इज माय कंपनी and I'm the chairperson and founder of this company. And today I'm here to educate cricketers and the coaches that what is the role of the proper warm up, stretching, strengthening exercises in preventing your injuries, and how you can control. So let's start. जी तो डॉक्टर वंदना जी, मैं सबसे पहले मैं ही आपसे एक सवाल पूछूंगा। लॉकडाउन का दौर चल रहा है तो प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा जो मेन इशू होता है वो फिटनेस का ही होता है। जी जी तो इसीलिए जैसे ही आज हमने ये जूम पे वेबिनार कंडक्ट किया है और इसमें मैं जी आपको अब जो आगे की हमारे प्रेजेंटेशन है वो इसी के बारे में ही है तो लेट्स स्टार्ट जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर अस। so injuries in cricket and its prevention this is our main topic today जी so सभी जैसे पार्टिसिपेंट जी 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 सब अपने आप को प्लीज म्यूट रखेंगे थैंक यू सो मच सो आजकल स्पोर्ट्स जो कोचिंग है वो स्कूल्स में अकेडमीज में दी जा रही है बाय द ट्रेन्ड स्पोर्ट्स कोचेस एंड फॉर्मर प्लेयर्स सो जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं वो उनमें जो डेवलपमेंट है हमारी जनरल हेल्थ है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन माइंड ओवरऑल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उनको बना सके उनको जोड़ सके So exposure to these experts makes player aware about various aspects of sports career as well. It means जब हम किसी भी स्पोर्ट्स में अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम उसको एज अ करियर भी ले सकें तो जो फिजियोल्यूशन है वो क्या करती हैं इन जो स्पोर्ट्स की अकेडमीज हैं उसमें एक हम करिकुलम और एक अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं विद द साइंटिफिक एंड होलिस्टिक अप्रोच जिसमें हम एक स्पोर्ट्स पर्सन को हेल्प करते हैं उसकी डेवलपमेंट में उसके परफॉर्मेंस में सो ये जो हमारी अप्रोच है इट इज अ डायरेक्शनल अप्रोच सो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन वी ऑल अंडरस्टैंड कि जब आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल होता है हर कोई एक इंसान डिफरेंट है उसका जेनेटिक उसका हेरिडिटरी उसका लाइफस्टाइल करंट फिटनेस हेल्थ स्टेटस सो एक बहुत सारी फिटनेस रिलेटेड पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आपकी फिजिकल जो एक्टिविटी है वो वेरी करती है सो स्पेसिफिसिटी इट मीन्स अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो इसमें कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी स्पेसिफिक मसल ग्रुप को आपको डेवलप करना होता है स्ट्रेंथन आउट करना होता है so improving your ability in a sport is very very specific like स्विमिंग अगर कोई करता है तो उससे क्या डेवलप होगा उसका एरोबिक एंड्योरेंस डेवलप होगा मस्कुलर एंड्योरेंस पर रनिंग नहीं डेवलप हो सकता और जो रनर है उसकी पूरी बॉडी की कंडीशनिंग होगी लेकिन उसका जो स्किल है एट थ्रोइंग द बॉल पावर एंड आउटपुट ऑफ द मसल वो डेवलप नहीं होगा जो कि हमारे क्रिकेटर्स में होता है अगर आप एक फुटबॉलर को बोले कि भाई आपने एक फास्ट बॉल थ्रो करनी है सो ही विल नॉट बी एबल टू डू दैट क्योंकि उसकी उस तरीके से मसल डेवलप नहीं हुई है लेकिन अगर आप क्रिकेट में एक थ्रोअर को बोलते हैं कि यू हैव टू डू दिस so he can do it easily but maybe he will not be able to play football easily so it is a principle of specificity so training must be specific to the sports or activity और इन सब के लिए हमें एक
बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिटनेस की जरूरत होती है और बहुत ही जो हमारे मसल ग्रुप्स हैं उनको एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। इसी तरीके से आपकी प्रोग्रेशन होती है फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू योर टिल योर गोल एंड देन यू अचीव योर सक्सेस। लेकिन सक्सेस पाने के लिए जो पहला सीढ़ी है वो क्या है? आपका खुद का मोटिवेशन लेवल, कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ। जितने भी हमारे साथ क्रिकेटर्स जुड़े हैं वो उन सबको पता है कि क्रिकेट इज वेरी वेरी डायनामिक स्पोर्ट। इसमें फिजिकल के अलावा मेंटल एस्पेक्ट की भी बहुत जरूरत है, प्लस टीम कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। फिजिकल में हमें बहुत ही अच्छा स्टेमिना, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल पावर आउटपुट की जरूरत होती है। मेंटल में स्ट्रेटेजी करनी होती है, प्लानिंग है, टेम्परामेंट है, और टीम में वी हैव टू कोऑर्डिनेट, वी नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन and we should have good thinking skill to decide, because cricket is a skill game. So endurance, strength, speed, agility, reflexes, coordination, flexibility, and a great balance. So these all are key ingredients of sports skill. So जब एक क्रिकेटर आता है तो उसको क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं प्लेइंग एबिलिटी के। उसकी अच्छी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस होनी चाहिए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कोर स्टेबिलिटी, क्योंकि इस स्पोर्ट्स में क्या होता है आपको हमेशा अपना जो बैक है उसको झुका के ही खेलना होता है। सो यू ऑलरेडी हैव अ बेंडिंग पोस्चर, सो कोर स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, सो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए आजकल हम स्पोर्ट्स फिजियोज एंड फिटनेस ट्रेनर्स को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स फिजियो क्या हेल्प करता है? एक हेल्प करता है एथलीट की इन बिल्डिंग एबिलिटी टू परफॉर्म विद ऑप्टिमल एफिशिएंसी, एन एफिशिएंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, गुड पोस्चर, and a balance of muscular strength, joint flexibility and coordination. So overall आपके परफॉर्मेंस को जो इम्प्रूव करता है वो स्पोर्ट्स फिजियो प्लस फिटनेस ट्रेनर कर सकता है, क्योंकि जो कोच है उसका अपना एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसी तरीके से अगर आप अपने स्पोर्ट्स फिजियोस के साथ जुड़े रहते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स के हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं, तो आप अपने आप को एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करियर भी बना सकते हैं क्रिकेट को। लेकिन अगर आपको इंजरीज हो गई देन इट रियली स्पॉइल्स योर करियर। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं ऑफ कोर्स दे ऑल लव क्रिकेट, राइट? सबको अच्छा लगता है जब ये इस तरीके से ग्राउंड ऑडियंस से भरा होता है एंड क्रिकेटर्स को बहुत जोश होता है अपना स्किल, अपनी आउटपुट दिखाने के लिए। हर किसी को ये इस तरीके से अच्छा लगता है ग्राउंड, हर कोई चाहता है कि वो इस लेवल पे खेले जहाँ पे उसको ऑडियंस, right? Everybody wants to represent India. So before you represent India, you have many steps: district, states, schools, so many steps, colleges, state level, national, then international cups. So cricket injuries, obviously it has to happen. Injuries are part of any sport, and cricket is a non-contact sport. तो इसके अलावा भी नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट होते हुए भी इसमें काफी सारी इंजरीज होती हैं, जिसके बारे में एक क्रिकेट प्लेयर को पता होना चाहिए, उसको अवेयर होना चाहिए कि किन चीजों की वजह से उसको इंजरीज हो सकती हैं, किस तरीके से वो उनको मैनेज कर सकता है और वो कैसे उनको प्रिवेंट कर सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी कॉमन इंजरीज हैं वो क्या क्या होती हैं। कंट्यूजन क्या होता है? विच इज ड्यू टू अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द मसल। बॉल लगी आपके पैर में और वहां पे क्या हुआ? एक काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन डेवलप। सो मोस्टली क्वाड्रिसेप्स कंट्यूजन्स यू कैन सी, थाई मसल्स जो होती है उसमें आप कंट्यूजन ज्यादा देखने को मिलता है। हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। रोटेटर कफ स्ट्रेन, रोटेटर कफ स्ट्रेन। सो रोटेटर कफ स्ट्रेन क्या होता है? इट इज अ टियर टू एनी ऑफ द 4 रोटेटर मसल्स। आपकी जो शोल्डर है उसमें रोटेटर कफ मसल्स होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनस, टेरेस मेजर।
तो इन चारों में से जब आप रिपीटेटिव कोई भी मूवमेंट करते हैं, लाइक बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं, तो आपके रोटेटर कफ मसल की स्ट्रेन आउट, स्प्रेन, एंकल स्प्रेन इज वेरी कॉमन। कभी भी आपका एंकल ट्विस्ट हो सकता है ड्यू टू मे बी पुअर बैलेंस और मे बी ड्यू टू एनी रीजन। Then your medial meniscus injury, it is also very common injury, meniscus injury, जो आपके नी में हो सकती है। Next is impingement. It means shoulder में impingement होना, जिसमें कुछ एथलीट्स आते हैं, they say that जब मैं अपना हाथ ऊपर लेके जाता हूँ तो I feel some tricky movements. So it is a kind of impingement, जिसमें आपका जो टेंडेंस हैं और द रोटेटर कफ मसल्स वो impinged हो जाते हैं, जिससे कि आपकी जो पूरी रेंज ऑफ मोशन है शोल्डर की वो अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो बेसिकली थ्रोअर्स में देखा गया है। इट इज अ इंजरी ऑफ मीडियल एपिकॉन्डालाइटिस एंड इट हैपेंस इन द एल्बो जॉइंट। So tennis elbow is always on the outer side and golfer's elbow is on the medial side of your elbow joint, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। And last is the lower back pain, which is very very common in sports person and in cricketers. I have seen many disc related problems in the cricketers. So injuries जरूरी नहीं है कि आपके मसल बैलेंस की वजह से ही हो या मसल इम्बैलेंस की वजह से हो। It can be due to intrinsic, extrinsic and sports imposed deficiencies, right? So जो आपकी intrinsic है, it can be your head, neck, shoulder, back, groin region, knee, foot, ankle, stomach, chest, arms, hand and wrist. So you can see the areas of injuries in cricketers. तो एक्सट्रिंसिक जो बाहर के फैक्टर्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। मे बी योर ट्रेनिंग एरर, जिस तरीके से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, मे बी देयर इज सम एरर इन द ट्रेनिंग पार्ट, इक्विपमेंट्स, टेक्निकल एरर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो जब हम रिपीटेड कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें ओवर यूज इंजरीज होती हैं, मस्कुलर स्ट्रेन्स डेवलप होते हैं और अगर आप इन स्ट्रेन्स को अवॉइड करते हैं तो यही स्ट्रेन्स आपकी इंजरीज में डेवलप हो जाती है। सो रिमेंबर, जब आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं तब आप रिस्क लेते हैं इंजरीज के लिए, ज्यादा वीकनेस होती है आपकी मसल्स में क्योंकि आप रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आप वार्म अप नहीं कर पा रहे, अपना स्ट्रेचिंग पार्ट नहीं ले रहे, हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते, so due to these prolonged overtraining, weakness of your muscle, tightness, this all lead to the injuries. So क्या होता है कि जब आप कोई भी गेम खेल रहे हैं उसमें क्या होता है कि जब ओवरलोड होती है मसल, राइट, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवरलोडिंग। जब आपकी मसल लोडेड होती है उसके बाद ओवरलोडिंग होती है। लोडिंग इज अ पार्ट टू improve your performance, but due to repeated stress over your joints and muscles, there happens a overload also over the joint, which leads to the muscle damage. It develops micro tears inside the muscle. उससे क्या होता है, सब क्लिनिकल एडेप्टेशन, मस्कुलर वीकनेस डेवलप होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अफेक्ट हो जाती है। आप देखेंगे आपकी मसल्स में छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स, टिश्यू एडहेशन, टाइट फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, स्ट्रेंथ इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो बायोमैकेनिकल मूवमेंट्स है वो अफेक्ट होते हैं। तो मसल्स में हमारा बोन्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, नर्व्स, लिगामेंट, ये सब अफेक्ट होता है। तो नाउ कम टू द नी। नी लिगामेंट इंजरीज बहुत कॉमन है, मेनिस्कस, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरीज, मेनिस्कस टियर्स, ये बहुत ही कॉमन है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो क्रिकेटर है, ही इज ट्राइंग टू कैच दिस बॉल, लेकिन अगर आप इसका पैर देखें, देखिए पैर कहाँ है, अंदर की तरफ रोटेशन में है और नी इसका इस तरीके से बेंड है। तो अगर इसकी यहाँ पे हैमस्ट्रिंग टाइट है या काफ मसल टाइट है और ड्यू टू मसल इम्बैलेंस ही मे हैव इंजरीज ओवर हिज नी जॉइंट, राइट। So we need to understand the mechanism of injuries. So ये जो posture है, it is unavoidable because it is a demand of sports कि इस ball को तो इसने catch करना ही है. But if we see at his posture, he is really at the risk of injury. So इस risk को आप avoid कैसे कर सकते हैं injury के? If your muscle strengthening flexibility is good enough to tolerate the
this improper positioning of your limb, right? So this is another anterior cruciate ligament injuries of the knee, which is very, very common. And you can see it's a baller, और जो इनकी लेग की मूवमेंट है इट इज अबव द ग्राउंड, और जो दूसरा पैर है वो कैसे ट्विस्टेड है, देख रहे हैं आप किस मूवमेंट में है. तो इधर भी इसको एसीएल इंजरी होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ फुट जो है वो चेंज हो रही है. अभी ये पैर यहाँ पर है, इसके बाद ये यहाँ पर आएगा और ये वाला पैर भी आगे जाएगा. तो इसमें जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, और इस स्ट्रेस की वजह से ही हमें इंजरीज हो सकती है. बाकी गैस्ट्रोनीमियस यानी काफ मसल इंजरी, ये हमारे बैक ऑफ द लेग में होती है एक मसल. गैस्ट्रोनीमियस में डिवाइड, इसके जो नाम है वो है गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस एंड एचिलस टेंडन. So you can see this picture. So here the hamstring tight he is showing. Maybe he is getting a pain over his hamstring, right? And here I can see that maybe he is feeling pain and stretch over his calf muscle. So calf and hamstring injuries are common in cricketers. दूसरी injury, जब you can see that he is a fast bowler and the movement, you can see a lot of foot movement is there with the cricketers. They have to run a lot, so their foot positioning is very, very important. इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो फुट है वो हाइपरप्रोनेशन में है, यानी आउटवर्ड पोजीशन में है लाइक दिस, और आपकी ओवर ट्रेनिंग भी हो रही है, तो इसमें क्या होता है, एक नर्व होती है which runs from this side and there is a tunnel. So that's why this injury of nerve is called as tarsal tunnel syndrome. So this nerve is getting impacted, you know, on the daily basis due to this repeated stress. So अगर आपका foot का posture in, maybe it is in supination or pronation, अगर आपका foot arch proper नहीं है, then you need to have a biomechanical assessment. You must go for foot scan to check your feet, whether your foot posture is flat feet, maybe extra curve you have, or maybe low arch foot or high arch foot you have. Then you need to rectify your foot arch so that these injuries you can minimize, right? So दूसरी है Achilles tendon. इसमें क्या होता है कि आपको ankle sprain हुई, आपने उसको इग्नोर करा, और ये जो आपका टेंडन है जो काफ मसल से लेके हील बोन में इधर इंसर्ट होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है, और अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो यू कैन सी अ ब्रेक हियर, कैन यू सी ऑल द ब्रेक हियर. तो ये बेसिकली एंकल स्प्रेन से ही स्टार्ट होता है, जब आपका एंकल ट्विस्ट हो जाता है. तो जब भी आपको एंकल स्प्रेन हो, सो प्लीज रिमेंबर टू डू द आइसिंग ऑफ दिस पार्ट, और आइसिंग से भी विद इन 48 आवर्स अगर आपको रिजॉल्व नहीं होती है, देन यू नीड टू विजिट योर फिजियो टू चेक, maybe you may have some tendon tear as well, so you need to rehabilitate your ankle there. So another ligament overuse injury we can see the plantar fasciitis. ये plantar fasciitis में क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अपने जो पंजा है उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस लगती है, लाइक यू विल से मैम मुझे सिर्फ स्टिफनेस मॉर्निंग में लगती है, लेकिन जैसे जैसे मैं अपना दिन स्टार्ट करता हूँ तो मेरी जो पेन है वो कम हो जाती है. सो अगर ऐसा आपको है तो इसमें आपको हील में भी पेन रहेगा, प्लस जो फुट का आपका मिडिल पार्ट है यहाँ पे ये इंसर्ट होता है फेशिया, यू कैन सी हील बोन से लेके आपके ग्रेटर टो तक इट गेट्स इंसर्टेड फ्रॉम हियर टिल दिस. So this is the area of this fascia जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और हील बोन में भी पेन रहता है और बीच के सोल में भी. So this also another injury, और ये आपके फुट मसल इम्बैलेंस की वजह से होता है. जब आपकी काफ मसल टाइट है, आपका जो नी है उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो इट इज अनदर बायोमैकेनिकल इंजरी व्हिच यू कैन सी. प्लस आपकी शूज ठीक नहीं है, रनिंग शूज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको किसी को भी शूज में प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी. प्लस जो दूसरी इंजरी है वो ट्रोकैंट्रिक बर्साइटिस जिसे कहते हैं, व्हिच इज अ इंजरी. और इसमें क्या होता है कि जो एक आईटी बैंड होता है वो क्या, इट इज अ आईटी बैंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारे हिप बोन से जो लेटरल साइड है वहां से स्टार्ट होके आपके इंसर्ट होता है ओवर योर नी जॉइंट. तो अगर आपका
ये इनफ्लेक्सिबल है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं है। आपके जो अडक्टर्स हैं, अडक्टर्स मीन जो आपके इनर साइड में लेग में जो होते हैं ये अडक्टर्स होते हैं, आउटसाइड में अबडक्टर्स होते हैं, अगर ये वीक हैं तो ये आईटी बैंड क्या करता है, ये स्टिफ हो जाता है। इसके स्टिफ होने से क्या होता है, आपका जो ये हिप पॉइंट है इसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से बर्साइटिस भी हो सकता है। बर्साइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ हिप जॉइंट, trochanteric bursitis. Elbow injuries, they are also very common. Elbow injuries, you all know, you can see this posture, this cricketer is fall down over the ground और impact देखिए सीधा shoulder पे है और elbow ऐसे twisted है, तो मे बी इनको फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, या कोई लिगामेंट या इंजरी हो सकती है, नर्व इंजरी भी होने के चांसेस हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो टेनिस एल्बो, इसमें हमारा जो एक्सटेंसर टेंडन है इसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। So this is another common injury which we can see. Fractures होने के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों को एल्बो में सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर देखने को बहुत मिलता है, जिसमें आपकी जो ह्यूमरस बोन है, शोल्डर से जो कनेक्ट होती है, ऊपर से और नीचे दो बोन्स होते हैं हमारे फोर आर्म में, उसके बीच का जो कंडाइल है गेट फ्रैक्चर. सो दिस इज अ सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर व्हिच इज कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन. You can see this coach, you can see the type of fingers he is having. See, sub you can see the deformity is there. So he is a, mostly I can see he is a bowler. So during while maybe he is not wearing the protective gloves, so that's why he is getting many deformities over his these fingers. And because hand injuries are very very common, so I will suggest you to have your protective gear while playing. शोल्डर इंजरीज में जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको मोस्टली बॉलर्स को ये दिखाई देता है कि रोटेटर काफ स्ट्रेन है, उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो प्रॉपर नहीं है। सो बिकॉज शोल्डर जो है वो सबसे ज्यादा हमारा मोबाइल जॉइंट है और इसकी सबसे अच्छी रेंज होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रॉन भी है इंजरी के लिए। बिकॉज क्रिकेट में क्या होता है, शोल्डर टेक लॉट ऑफ बीटिंग repeatedly. A bowler is doing one movement, so there are various unpredictable movements what a bowler does. So whether it is a batting or bowling, so your shoulder is anyhow you have to use, so it is prone to stress and then leads to injury if it is not rehabilitated properly. So overuse injuries में आप देख सकते हैं जो रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट है, आपकी डेल्टॉइड जो मसल है बाइसेप्स, उसकी वीकनेस की वजह से हो सकती है, ट्राइसेप्स की वीकनेस है। अच्छा, सब बाइसेप्स की तो करते हैं स्ट्रेंथनिंग, ट्राइसेप्स की कोई नहीं करता है, isn't it? बाइसेप्स सब करते हैं बट ट्राइसेप की नहीं करते हैं। सो रिमेंबर, हमेशा आपको अपोजिट मसल की स्ट्रेंथनिंग जरूर करनी है। अगर आप क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग भी करनी है। अपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक स्ट्रेन्स, ये हमारी बैक है जिसमें हमारे अपर बैक है, लोअर बैक है, आपकी एब्स जो हैं, कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट दीज back strains, because fall is very common in cricketers, so they may get some slip disc cases, prolapse cases जो बहुत ही common है cricketers में। spinal injuries मैंने बहुत देखी है cricketers में, करियर खराब हो जाते हैं अगर spinal injuries हो जाए, head injuries हो जाए, brachial plexus injury है, paralysis हो जाता है mostly sports person को। so I think these injuries sometimes are unavoidable due to impact of the ball or maybe due to muscle imbalance. लेकिन अगर आप अपना प्रॉपर वार्म अप करते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं, हाइड्रेशन पूरा करते हैं, न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, तो कुछ एक्सटेंट तक आप अपनी इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, हाइपर मोबिलिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं वाया स्ट्रेंथनिंग। तो ये जो स्पॉन्डाइलिसिस या डिस्क के प्रोलैप्स के केसेस हैं, ये पुअर पोस्चर की वजह से होती है, पुअर कोर स्ट्रेंथनिंग की वजह से होती है। जब भी मेरे पास प्लेयर क्रिकेटर्स आते हैं, अगर किसी को स्लिप डिस्क है तो मैं उनका जो है हमेशा कोर स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट कराती हूँ, क्योंकि कोर ही है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपको बैक इंजरीज और स्पाइनल इंजरीज से बचा सकती है। तो जब भी आपको कोई इंजरीज होती है, सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो होता है प्राइस mm. It means you can all can note down price means protect. First you have to protect. So please make sure, even if during the trainings or in your academies or schools, you need to wear your proper helmet, your gloves, your gears, everything. Then your rest, अगर इंजरी होती है तो रेस्ट करेंगे, डोंट बी एक्स्ट्रा
एक्साइटेड कि नहीं मैंने तो खेलना ही है ग्राउंड में जाके. नो, if you are injured, if you have any sprain, please take rest. Do cryotherapy. Ice therapy plays very important role. Within 24 hour of injury, you need to place ice over your joint or muscles wherever you have a swelling or pain. Compression. अगर आपको swelling है तो compression आप crepe bandage के की सहायता से कर सकते हैं. उसको थोड़ा tight, proper positioning में करके आप compression कर सकते हैं. अगर ankle sprain हुई है तो आप उसको क्या करेंगे? Icing करेंगे. रात को सोते वक्त तो बैंडेज हटा देनी है, लेकिन पूरे टाइम आप उसको बैंडेज करके रखेंगे, थोड़ा इमोबाइल में रखेंगे ताकि उसको फर्दर डैमेज ना हो, लिगामेंट मसल्स को टियर्स ना हो. एलिवेशन, पैर के नीचे पिलो रख सकते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो हो वो प्रॉपर हो सके. मेडिकेशंस, some muscle relaxants you can take. Modalities, it means physio. You need to contact your physio, if you don't get any relief within 2 days of your injuries. So next is, so here we conclude that injury prevention is anyhow is very, very important. So how you prevent it? Now we have discussed so far the injuries. What are the injuries in the cricket, right? Now I will tell you how you can prevent it and why it is very important. So first of all, injury prevention in cricket start with your own protective equipment. Your own things like your gloves, helmet, arm guards, chest protectors, your thigh guards, leg guards, shin guards, very important. And shin guards are really very crucial, right? जो close fielders होते हैं उनके लिए shin guard पहनना बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉल जैसे ही आपके shin को टच करता है, बहुत बहुत ज्यादा फोर्स होता है बॉल में, it may lead to fracture, right? So batting gloves, very, very important to prevent your hand and wrist injuries. Finger grip of the bat, also very important. So they all help you to protect the hand against the injury. So जो पहला basic part है, आप में से कितने लोग वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, ये आप सबको पता है. लेकिन there is always a proper timing to do the proper warm up, which is divided into pre-game workout and post-game workout. राइट. तो वार्म अप करने से क्या होता है कि एक तो आपका जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो बढ़ता है, इंप्रूव होता है आपका साइकोलॉजिकल फोकस. वार्म अप कैसे कर सकते हैं? आप अपनी टिश्यू डेंसिटी पे काम करते हैं, टिश्यू लेंथ पे काम करते हैं और न्यूरोमस्कुलर पे काम करते हैं. स्ट्रेचिंग क्या करती है? स्ट्रेचिंग होती है स्टैटिक, डायनेमिक एंड पीएनएम. तो आप अपनी स्ट्रेचिंग को कंबाइन कर सकते हैं, स्टैटिक भी और डायनेमिक. लेकिन जो डायनेमिक स्ट्रेचिंग है वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है because it improves your mostly your balance, more control. Static stretching is always improves your flexibility, right? Because it is done in a main sustained position for few seconds. So static stretching का एक अलग रोल है, dynamic stretching का अलग रोल. जो क्रिकेटर है, जैसे कुछ स्पोर्ट्स में हम सिर्फ डायनेमिक ड्रिल्स करा सकते हैं, स्टैटिक नहीं कराते, लेकिन क्रिकेट में हम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों चीज करा सकते हैं. रिकवरी, रिकवरी मीन्स आफ्टर योर ट्रेनिंग. जो क्रिकेटर्स ये सोचते हैं मैंने ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी कर ली, अब नाउ आई एम इन हरी, आई विल पुट माय बैग एंड टेक माय कार एंड रन अवे, राइट? सो दिस इज वेरी बैड. आपने खेलने के बाद अपनी बॉडी को रिकवरी तो दी नहीं, कूल डाउन फेज ना गया आपका. अगर आप कूल डाउन अच्छे से नहीं करते हैं, सो प्लीज मेक श्योर कि आप अगले दिन की ट्रेनिंग अपनी 100% नहीं कर सकते. आपने अपने पल्स रेट पे काम ही नहीं करा, हार्ट रेट मॉनिटर नहीं किया. तो वार्म अप, स्ट्रेचिंग एंड रिकवरी कूल डाउन फेजेस आर वेरी, वेरी क्रूशियल. और आप, यू वोंट बिलीव, अगर आप एक अच्छा वार्म अप करते हैं तो इट रियली प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर फिजिकल एक्टिविटी. जब हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो मॉक टेस्ट भी करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव. We attend various classes. Why? So just to prepare our body, we need to have physical activity because it sharpens our mental focus also. So is अगर आप अच्छा वार्म अप करेंगे, डायनामिक स्ट्रेचेस करेंगे, एक्टिव न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन ड्रिल्स करेंगे, so you will take lot of advantage and it will help you to reduce the risk of injury. आपकी मसल टिश्यू की जो डेंसिटी है वो एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी.
आपके जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, डीप स्टेबलाइजर होते हैं बॉडी में, वो एक्टिवेट होते हैं, जो आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं. आई हैव हर्ड अ लॉट player says I do ma'am lot of stretching, I do lot of training also, but I don't know why I'm not able to improve or add up to my performance. So I will tell you how and what are the drawbacks in this. Okay, so next is, these are the some dynamic stretching program like butt kickers, moving jaws, forward lunges, twisting. लंजेस कैसे करते हैं मैं बताऊंगी. रिवर्स लंजेस करते हैं, ओवरहेड रीच, जंपिंग जैक्स आप लोग करते होंगे, हाई नीज करते होंगे, पुश अप वेरिएशन. लाइक हर किसी का एक अपना तरीका होता है, लेकिन स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप इज वेरी वेरी क्रूशियल, जो एक कोच को अपने बच्चों को कराना चाहिए. एक स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप जिसमें आपको हैमस्ट्रिंग का भी करना है, क्वाड्रिसेप्स का भी करना है, योर चेस्ट, योर शोल्डर्स, योर हेड, everything, your ankle has to be in a proper dynamic stretching to prepare your body, right? So this is my sample warm up. इसमें मैंने क्या किया है कि एक sample warm up लिया है जिसमें मैं टिश्यू डेंसिटी में क्या यूज कर रही हूँ, फॉर्म रोलर यूज कर रही हूँ, राइट. See, the player here is stretching with the help of this foam roller. So आप ये सब foam roller ले सकते हैं. It really helps in releasing your muscle, tight muscle tissues. आपका जो IT band है, see he's stretching his glutes here. So IT stretch, तो ये rolling के थ्रू आप release कर सकते हैं hamstring, your calf muscles. So it is a part of how this is how you prepare your body before you start your training. Tissue length, calf muscle को कैसे आप stretch out कर सकते हैं. These are some neuromuscular readiness like wall ankle mobility. ये सब मैं बताऊंगी. Star lunges कैसे करते हैं, jump rope, high knee run, death jumps. So ये सब जितने भी हमारे वार्म अप हैं या स्ट्रेचेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, they are very very sport specific one. तो आप मेरे से बाद में भी कंसल्ट कर सकते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग के बारे में. हम आपको एक पूरा स्केड्यूल देते हैं वीकली कि आपको किस तरीके से पैटर्न फॉलो करना है. जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस है, रिसर्च है, वो क्या कहता है वार्म अप और स्ट्रेचिंग के बारे में, कि जो डायनेमिक स्ट्रेचिंग है वो क्या करती है. डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, जिसमें आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हो, लाइक शोल्डर मूव कर रहे हो, हाई नीज कर रहे हो, लंजेस कर रहे हो, एक्टिवेशन ड्रिल्स करते हो, उसको डायनेमिक स्ट्रेचेस कहते हैं. और जो स्टैटिक स्ट्रेचेस होते हैं, जैसे कि होल्डिंग इन वन पोजीशन, सपोज मैं अपना ट्राइसेप स्ट्रेच कर रही हूँ, तो मैं अपने एक पोजीशन पे उसको सपोज 10 सेकेंड या 30 सेकेंड के लिए होल्ड करूँ, उसको स्टैटिक कहते हैं. So dynamic stretches always improve your joint knee position sense. It improves the more oxygen uptake and it lowers down your lactate concentration. Lactate concentration क्या होता है, जिससे आपकी मसल थकती है, फटीग होता है. तो लैक्टिक एसिड है वो एक्युमुलेट होता है, उसको रिलीज करने में हेल्प करती है. Hamstrings, your calf group of muscles are very important in your agility. Agility क्या होती है, to shuffle fast. It is your ability to move from one place to another place. So how quickly you can do this movement. So that is the agility. So here I have told you that why dynamic stretching is very very important. So but static stretching ना ही आपका performance खराब करती है, ना ही reduce करती है. But जो dynamic stretching है वो definitely improve करती है आपका performance. So these are some pictures which I have shown here, that neck flexion exercises, side rotations, ये upper back stretch कैसे करोगे, tricep stretch, shoulder rotator cuff, pectoral, it means chest का stretch आप कैसे करोगे, wall पे आप अपने हाथ ऐसे रख सकते हैं, body को आगे lean करेंगे, so आपका chest muscle stretch होगा, bicep stretch, supraspinatus injury which is a shoulder injury, उसको कैसे stretch कर सकते हैं, wrist को stretches करें. आप में से कितने लोग अपने wrist को stretch करते हैं, you must know कि हम करते भी हैं या नहीं करते. बैक को stretch कैसे करेंगे, जो आपके lateral flexors होते हैं कमर के, उनको कैसे stretch करेंगे, your hip flexors, extensors, your calf muscles, ankle stretches, these all stretches are very crucial. But while doing these stretches, you know, these are static stretches, इसमें आपको at least 10 से 15 सेकेंड
एक पोजीशन को जरूर होल्ड करना है, जरूर होल्ड करना है अपनी मसल्स को, ताकि सोरनेस अगर है तो वो हटे, राइट। सो वार्म अप, मेन एक्टिविटी एंड कूल डाउन, ये हमारे एक एक्सरसाइज या एक ट्रेनिंग सेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें वार्म अप करते हैं, मेन एक्टिविटी मींस योर ट्रेनिंग, एंड द लास्ट इज द कूल डाउन, जब आप अपनी बॉडी को कूल डाउन करते हैं। तो कूल डाउन किस तरीके से करते हैं? जब हम कूल डाउन करते हैं तो it consists of 2 phases where your pulse gets lower down. Now you have stopped playing. Now you will do some light aerobic activity. You will just walk in the ground. You will your heart rate will come back slowly to its normal resting level. Your supply of more oxygen to your muscles. Lactic acid removal होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल होगा। स्ट्रेचिंग जब आप करेंगे आफ्टर योर गेम, जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग करेंगे हमेशा, अब आपको डायनामिक स्ट्रेचिंग नहीं करनी। So note down that in cool down phases, static stretching has to be done and you have to hold your muscles at least for 30 seconds. तो इससे क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड है वो इकट्ठा नहीं होगा मसल में, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, सोरनेस नहीं होगी, राइट। एंड it helps in reducing the soreness, stiffness, stops the blood pooling and removes the lactic acid. तो आप अपनी बॉडी को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करें। सो मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है? यू नो व्हाट इज मैक्सिमम हार्ट रेट? लाइक आप कैलकुलेट कर सकते हो 220 माइनस योर एज, राइट। तो 220 में से जब आपने अपनी एज माइनस करी तो वो आपकी एक मैक्सिमम हार्ट रेट आ जाती है। सो एरोबिक टारगेट जोन क्या होता है कि अगर आप 60 से 80% तक अपने मैक्सिमम हार्ट रेट तक कार्डियो वर्कआउट करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो वो आपकी एरोबिक फिटनेस को इम्प्रूव करेगी। एज आई टोल्ड यू, आई विल टेल यू दैट व्हाई योर परफॉर्मेंस इज नॉट इम्प्रूविंग, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर हार्ट रेट। सो पहले अपनी हार्ट रेट जानिए। उसके बाद एनारोबिक क्या होता है, जिसमें आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, प्लायोमेट्रिक्स करते हैं, कोर एक्सरसाइज करते हैं, वो एनारोबिक फिटनेस होती है जिसमें आप वेट्स का भी यूज करते हैं। तो उसमें आपकी जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो 80 to 90% होनी चाहिए, तब जाके आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। क्योंकि to below the 60% of your maximum heart rate, there will not be any fitness improvement. Let me tell you. अगर आप 60% से नीचे अपने हार्ट रेट के नीचे आप अपनी का वर्कआउट करते हैं, तो रिमेंबर यू विल नॉट गेट एनी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। ओके, सो यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस। सो स्टैटिक स्ट्रेचेस अगर आप देखें, देखो ये स्काई रीच कर रहे हैं प्लेयर, तो टच कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को, shoulders, she's stretching her calf, quadriceps stretch कैसे कर सकते हो, side stretches, shoulder stretch, runner stretch, cross thigh stretch, lower back stretch, so and this is a frog stretch, so you are stretching a groin region as well, then you do the butterfly stretch like this. So these particular stretches, it's not that only few muscles we have done the stretching and we are done, no. Remember, you have to stretch your even wrist, your forearm, your biceps, triceps, lower back, everything, your ankles plays very, very important role. So, component of fitness. As cricket is a very dynamic sport, so इसमें aerobic, anaerobic training भी होती है, muscular strength भी चाहिए, speed चाहिए, agility, endurance, flexibility, balance, and body composition, यानी कि weight and height से जो हम कैलकुलेट करते हैं, योर बॉडी मास इंडेक्स, सो राइट फैट, प्रोटीन, कार्ब्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि सही तरीका क्या है। अगर आप कोई भी टेक्निक करते हैं, सपोज आप लंजेस करते हैं या हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करोगे, क्वाड्रिसेप करोगे, हाफ नीलिंग हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच कैसे करेंगे, शोल्डर का कैप्सूल स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे ताकि रोटेटर का इंजरी ना हो, चेस्ट का स्ट्रेचेस कैसे करेंगे, ये हम सब डिस्कस करेंगे। So you can see this is a squat position. These are my international players, and you can see she is doing squat in a wrong position and she is also not doing squat in a right position. इसने क्या किया हुआ है, अपना जो टॉर्सो और ये है बिल्कुल बाहर की तरफ किया हुआ है, अलाइनमेंट में नहीं है। इसकी हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है, इसको लो बैक पेन होगा, इसलिए इसने क्या किया हुआ है, अपनी बॉडी को बेंड ही नहीं करा। शी इज ऑन द हायर वेट साइड आल्सो, यू कैन सी। सो दीज आर द रॉन्ग पोजीशन। सो प्लीज, जो एथलीट्स मुझे बोलते हैं कि हम तो लंजेस करते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, बट आर यू डूइंग इन अ राइट वे? दैट मैटर्स अ लॉट।
तो जो राइट वे है वो ये है। आप कैसे चेक करोगे कि जो आपका ये हिप है, आपने बेंड किया हिप और ये नी का पटेला, इट हैज टू बी इन वन लाइन। और ये जो नी और एंकल की ये जो लाइन है ना स्ट्रेट, इट शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट। अगर आपका नी जरा सा इधर है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ है, तो ये जो एंकल, ये जो टॉर्सो है आपका, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखेगा। तो ये आप खुद जज कर सकते हो कि ये मेरा नी और एंकल के बीच का जो लाइन है, वेदर इट इज स्ट्रेट और इट इज ऑल्टर। So this is the right way to do the squats. Lunges, forward lunges सब करते हैं, but I will tell you few different lunges also. This is a new method of doing the lunges जो मैं अपने सब प्लेयर्स को अपनी पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कराती हूँ। आपको क्या करना है, एक स्टार इस तरीके से 3D फॉर्म में बनाना है और लंजेस इसकी सारी डायरेक्शंस में करना है, 360 पूरा, आगे, साइड में, साइड, और ये वाला जो लेग है ये इसी पोजीशन में रहता है। तो दोनों पैर एक साथ आएंगे, फिर आप इससे लंच करोगे, फिर पीछे, बैकवर्ड, साइड। तो इससे क्या हो रहा है, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, आपका बैलेंस होता है, आपकी डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स जो है वो एक्टिवेट होती है इन द नी, यू आर वर्किंग ऑन योर क्वाड्स एंड हैंड्स। तो दिस इज अ स्टार लंजेस। बट फॉरवर्ड लंजेस आप सब करते हैं। फॉरवर्ड लंजेस का भी एक फिनोमिना ये है कि ये जो आपकी लाइन है, पीछे पैर और आगे वाला पैर, इसका अलाइनमेंट होना चाहिए। तो यू बेटर मार्क और यू ड्रॉ वन लाइन और कोशिश करें उसी लाइन के ऊपर चलें, है ना, उसी लाइन के ऊपर चलें। सेम आप क्या करेंगे, बैकवर्ड लंजेस, जो आपने फॉरवर्ड लंज किया अब बैक साइड पे भी करो, तो उससे आपकी और मसल रिक्रूट होती है हैंड्स। ओके, सो start practicing these three kind of lunges, which is forward, reverse and start. अब बात आती है शोल्डर की। शोल्डर को सब बाइसेप्स किया, ट्राइसेप्स स्ट्रेच करा, बस हो गया। What about your internal capsules here? तो आप कैसे करोगे, आप एक काउच लोगे, या काउच नहीं है तो कोई भी एलिवेटेड सरफेस हो, उसके ऊपर आप इस तरीके से बेंड करोगे, अपना शोल्डर रखोगे, दूसरा हाथ अपने जो आपका ये शोल्डर है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे रखोगे और हल्का सा वेट दोगे शोल्डर पे, तो आपका जो इंटीरियर पार्ट है वो स्ट्रेच होगा। इससे आपको इस पोजीशन को 30 से 60 सेकेंड होल्ड कर सकते हो। सेम पोजीशन में आपको स्ट्रेच करना है इंफीरियर कैप्सूल। इंटीरियर होता है आगे की तरफ, इंफीरियर होता है अंदर की तरफ। इंफीरियर कैप्सूल आप कैसे स्ट्रेच करोगे, सेम पोजीशन है, कुछ नहीं करना, बस जो आपका दूसरा हाथ आपके शोल्डर जॉइंट पे था उसको थोड़ा सा नेक की तरफ ले जाएंगे, राइट। तो उससे आप उसको प्रेस करेंगे, अपना बॉडी का वेट देंगे, इस भी पोजीशन को आप 30 to 60 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। और ये इंफीरियर स्ट्रेच इस तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे आप दूसरी देख रहे हैं ये वाली, ये भी एक आपका इंफीरियर स्ट्रेच है जिसमें आप इसको पुल करते हैं इस तरफ, देख रहे हैं, अपोजिट साइड पे स्ट्रेच कर रहे हैं, बैकवर्ड नहीं, इस तरफ, हेयर, देख रहे हैं, दिस इज द एरो। पोस्टीरियर कैप्सूल ये सब स्ट्रेच करते हैं, दिस इज वेरी कॉमन स्ट्रेच, एवरीबॉडी डज। So you can see, especially in pictures, we have seen कि throwers जो हैं या रैकेट स्पॉट प्लेयर्स हैं, वो इसकी बहुत जरूरत होती है उनको, ताकि वो जो स्ट्रेस है शोल्डर पे उसको रिमूव कर सके। बाकी जो बाकी एक्सरसाइजेस मैंने इधर दिखाई है वो आपके शोल्डर श्रग्स हैं, आपके अपर बॉडी का जो स्ट्रेच है वो वर्कआउट मैंने दिखाया है जो आप कर सकते हैं। दिस इज सी वॉल स्ट्रेच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो वॉल स्ट्रेच। तो अनदर इज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं ग्राउंड पे, या थेराबैंड के यूज से आपको अपने स्ट्रेच करना है हैमस्ट्रिंग मसल को, योर बैक ऑफ द थाई विल बी स्ट्रेच्ड। Therabands are very very important, so everybody should have a theraband and foam roller with them to do these exercises. जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं अपने इक्विपमेंट्स पे, तो प्लीज फिटनेस इक्विपमेंट्स पे भी you should invest. You need to have therabands, Swiss balls with you, medicine balls with you, foam rollers to do your self stretches before you go to any physio or rehab center. वॉल एंकल मोबिलिटी, ये एक ऐसी इस तरीके की मोबिलिटी है जिसमें आपने क्या करना है, अपने इतना डिस्टेंस बनाना है कि जब आप बेंड करें अपना नी, तो ये आपका नी यहाँ पे टच करे। तो यू कैन सी इसमें क्या होता है, आपकी जो एंकल मोबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। एंकल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस है, so which helps in preventing your ankle sprains. Next is another hamstring stretch. सब
पैर सीधा करके स्ट्रेच करते हैं, बट देयर इज अनदर स्ट्रेच ऑफ हैमस्ट्रिंग जिसमें आप अपने इस फीट को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ घुमा सकते हैं। तो अगर लेफ्ट घुमाएंगे तो अडक्टर स्ट्रेच हो जाएगा, मीडियल साइड पे करेंगे तो अबडक्टर स्ट्रेच होगा। तो इनर थाई प्लस आउटर थाई दोनों आपके लेग जो है स्ट्रेचेस होंगे। तो रोटेट द टोज लेफ्ट एंड राइट एंड यू कैन लीन फॉरवर्ड ऑल्सो, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेंगे तो डीप स्ट्रेच आपको फील होगा। दिस इज अनदर हिप फ्लेक्सर। इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके की नीलिंग पोजीशन बनानी है, ऐसे जैसे आप लंजेस भी करते हैं ना, इस पोजीशन में नीलिंग करनी है और अपनी बॉडी को दूसरी तरफ ले जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो हिप फ्लेक्सर्स हैं वो स्ट्रेच होंगे, आपको ग्रॉइन रीजन्स में जो प्रॉब्लम है और हिप ट्रोकैंट्रिक बर्साइटिस के जो इंजरीज होती है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच इस तरीके से खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेट के भी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच होता है, बट यू शुड नो हाउ टू स्ट्रेच योर मसल। दूसरे हाथ से आपको अपने पैर को खींचना है, यू शुड फील स्ट्रेच ओवर योर क्वाड्रिसेप्स, एंटीरियर थाई मसल्स को हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। हाफ नीलिंग कैसे करेंगे, यही सेम नीलिंग पोजीशन में करेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, हिप जॉइंट और नी का जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, देखिए इस तरीके से। सो इससे क्या होता है कि इट इज अ स्टेबिलिटी एक्सरसाइज आल्सो एंड यू आर मेंटेनिंग द राइट पोस्चर। पोस्चर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इंजरीज में। सो ये आपकी चेस्ट में स्ट्रेच कर रही हूँ, कैसे आप अपने ओपोनेंट से, अपने किसी जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं ग्राउंड पे, उनको बोल सकते हैं टू स्ट्रेच यू लाइक दिस द वे आई एम डूइंग हियर। एंड सेम जब आपकी स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो जाए तो आपकी भी स्ट्रेचिंग आपका कलीग करा सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइजेस वॉल पे की जा सकती है, एक हाथ अपने किसी पोल पे या वॉल पे रख के आप अपनी स्ट्रेच को, नेक को इस तरफ घुमाएंगे तो आपका चेस्ट पेक्टोरल रीजन जो है वो स्ट्रेच होगा। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट प्लायोमेट्रिक। व्हाट इज प्लायोमेट्रिक? आप सब जानते होंगे कि जो प्लायोमेट्रिक है, इट इज ऑल अबाउट जंपिंग मूवमेंट्स and it generates a very powerful stretch in your muscles, tendons, and it improves your muscular explosiveness and ability to contract and improve your force quality. So जो bowlers हैं, जो बैट्समैन हैं, उनको प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग कब करनी चाहिए? जब उनकी मसल अच्छी सी कंडीशन हो। ऐसे नहीं आज फर्स्ट डे से ही मैं स्टार्ट कर देंगे प्लायोमेट्रिक्स, दैट मैम हैज टोल्ड अस that improves our muscular force, because plyometric is a method जिससे आप अपनी स्पीड, एजिलिटी, पावर आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे प्लायोमेट्रिक्स के मेथड्स होते हैं जिसमें होल्डिंग प्लैंक्स होते हैं, स्क्वाट जंप्स होती हैं, बॉक्स जंप्स होते हैं, हाई नी बर्पीज होती हैं, साइड लंचेस होते हैं, फॉरवर्ड लंचेस हैं, नी पुशअप्स हैं, डंबल बेलीज हैं, क्रॉस ओवर लंचेस हैं, स्विच बॉल कर्ल्स हैं। सो प्लायोमेट्रिक what it does, it improves your endurance, speed। ये क्या करता है इस मूवमेंट में आपका, आप देखेंगे ये जो प्लेयर है ये बॉक्स जंप कर रहा है, तो इसेंट्रिक फेज से कंसेंट्रिक फेज हो रहा है। इसेंट्रिक मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी देन क्लोजर टू द बॉडी, कंसेंट्रिक मींस नाउ ग्रेविटी इज क्लोजर टू योर बॉडी। तो इसमें आप ये देखिए कितना एनर्जी चाहिए यहाँ से वहां तक जंप करने के लिए। सो एक्सप्लोसिवनेस ऑफ मसल is improved if you do this plyometric method of training, which has to be under some trainer, right? Core strengthening. Now अगर spinal injuries से आपको बचना है, slip disc जैसी problem से बचना है, so remember you need to strengthen your core. Core is a backbone, right, of your sport. So these are the methods how you can do some core strengthening: bridges, planks, forearm. These are bicycle tenderifications. तो ये कोर स्ट्रेंथनिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो। फर्स्ट डे से नहीं कर सकते आप इसको। You have to develop your muscle, you have to condition your muscle to take the stress of these kind of strengthening. अब अगर आप ये इसको देखें, this is a bird dog and you can see this balance cannot be done with everybody. इसमें क्या होगा कि जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका किसी का ये हिप अलाइनमेंट और स्पाइन अलाइनमेंट टेढ़ा होगा, पैर अच्छे से अपलिफ्टेड नहीं होगा, तो गलत तरीके से करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। You need to have a supervision
You need to have a good trainer with you to tell you how you do it, in what posture you do it. Posture का बहुत बड़ा महत्व है. Reflexes. So reflexes क्या होते हैं? It is the measurement of how long it takes for the brain and our nerves to react. हमारी आईज ब्लिंक करती है. अगर इसके आगे मैं ये ऐसे पेन लेके जाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली ब्लिंक करेगी क्योंकि इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है. हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है कि अगर कोई चीज हमारे आगे आ रही है तो वी हैव टू ब्लिंक टू प्रिवेंट आवर आईज फ्रॉम द डैमेज. लेकिन इन स्पोर्ट्स वी हैव टू डेवलप आवर रिफ्लेक्सेस. कैसे रिफ्लेक्सेस आप डेवलप करेंगे? देयर आर सम ब्रेन ट्रेनिंग मेथड्स टू डू इट, जो मैं अपने सभी प्लेयर्स को, लीड एथलीट्स को सिखाती हूँ. रिफ्लेक्सेस को डेवलप करने का एक तरीका होता है. कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ एप्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है टू डू दैट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस एंड इम्प्रूव योर रिफ्लेक्सेस. लाइक अगर आप कैच कर रहे हैं, सपोज यू कैन सी दिस विराट इज अबाउट टू कैच दिस बॉल. अगर ये कैच नहीं कर पाता, मिसमैच करता है, इसको विजुअलाइज ही नहीं कर पाता, ये देख ही नहीं पाता ये बॉल कहाँ से आ रही है, जज ही नहीं कर पाता इसकी स्पीड, तो ये सीधा इम्पैक्ट करेगी इसके नीज पे. And he will have ACL injury, any injury he can have, right? Any contusion he can have, quadricep contusion. So, to judge a ball speed and how fast you react to catch it. Same with the batsman. What is the speed of ball and how fast you have to move your bat quickly to give a shot and don't miss out the ball. So these are the reflexes जो आपके माइंड में जनरेट होने चाहिए. हाउ क्विकली यू जनरेट, दैट इज योर ओन. हाउ यू डेवलप इट, दैट इज योर ओन एबिलिटी, राइट? तो इसके लिए आपको रिफ्लेक्सेस ट्रेनिंग की जरूरत होती है जब आप किसी पीक परफॉर्मेंस पे जाते हैं. सो नेक्स्ट इज द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. जैसे मैंने आप सभी को बताया कि थेराबैंड, फॉर्म रोलर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से बैलेंस बोर्ड होना हमारे पास वो भी बहुत जरूरी है. आप देख सकते हैं ये जो प्लेयर है ये कैसे बैलेंस कर रही है अपनी बॉडी को. वन लेग, देन इन द लंजेस, देन साइड, अप, फॉरवर्ड, फ्लाई पोजीशन, ब्रिज, प्लैंक्स, साइड शोल्डर प्लैंक्स. सो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि अगर हम करते हैं तो इट इज द एबिलिटी टू सेलेक्ट द राइट मसल. हमें राइट मसल को सेलेक्ट करना होता है कि अगर मुझे एक पैर पे खड़ा होना है तो मुझे किस तरीके से अपनी बॉडी को बैलेंस करना होगा, क्या मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, किस लेवल पे क्या एक्शन करना होगा कि मैं इस बैलेंस को कर सकूं. तो बेसिकली दिस इज अ न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, राइट, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके खुद के डीप सेंसेशन, विजन के ऊपर. योर मोटर सिस्टम क्या है? इट इज अ एनी मसल मूवमेंट, राइट. मोटर स्किल्स जो हम बच्चों में हमें डेवलप करना चाहिए. मोटर स्किल्स, क्या हम आज तक ब्रश करना भूले? एक बच्चे को हम बचपन में सिखाते हैं हाउ टू ब्रश द टीथ, सो चाइल्ड विल नेवर फॉरगेट. सो बेटर यू मेक योर चाइल्ड टू लर्न फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस. जितना जल्दी आप अपने बच्चे को अर्ली स्टेज से सिखाना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी उसके मोटर स्किल्स डेवलप होंगे. मोटर स्किल्स, मसल मूवमेंट्स, लोकोमोटर स्किल्स, जो जंप कैसे करनी है बच्चे को, कॉग्निटिव स्किल्स, थिंकिंग एबिलिटी. जितना आप बच्चे को ब्रेन एक्टिविटी बचपन में सिखा सकते हैं उतना ही उसका ये वेस्टिबुलर सिस्टम, सेरिबेलर इंप्रूव होगा. तो जब हम अब आप ये सोचेंगे कि मैं तो अपने बच्चे को 18-19 साल में किसी स्पोर्ट्स प्लेयर को सोचूंगा बनाना, तो वो नहीं उस तरीके से डेवलप कर सकता. दिस इज द टाइम वेयर द, इसीलिए जो स्कूल्स में अकेडमीज हैं, कोचेस को मैं यही बताती हूँ कि हाउ यू हैव टू डेवलप द मोटर स्किल इनसाइड योर चाइल्ड. एवरीबडी हैज स्किल्स बट हाउ यू डेवलप इट, दैट इज अ कोच स्किल, राइट. तो ये स्किल ट्रेनिंग हमें अपने बच्चों को जरूर देनी चाहिए. प्लस जो स्टेट लेवल प्लेयर्स हैं वो हैं, उनको रिफ्लेक्स ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकें. So I hope now you understand the role of balance. Nutrition, right? Body needs nutrition. Hydration चाहिए उसको, पानी चाहिए, meals चाहिए, proper nutrition चाहिए ताकि इंजरी ना हो, फटीग ना हो. poor recovery अगर होगी तो आपके परफॉर्मेंस को वो बिल्कुल खत्म कर देगी. अगर बॉडी में पानी की कमी होगी, चाहे वो स्वेटिंग के थ्रू हो या यूरिनेशन के थ्रू हो, ब्रीदिंग के थ्रू हो,
So it leaves your all the liver. जो liver है वो क्या करता है, हमारी ग्लाइकोजन डेफिशिएंसी यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है, लीड टू दी लिवर ग्लाइकोजन डेफिशिएंसी, जिससे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। जैसे हम रोज खेल रहे हैं तो पसीना आ रहा है और हम पानी नहीं पी रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी अफेक्ट होता है, शुगर लेवल भी अफेक्ट होते हैं। जैसे कुछ बच्चे ग्राउंड पे फेंट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ लो ब्लड शुगर लेवल एंड डिहाइड्रेशन। सो हाउ मच वाटर अ पर्सन शुड टेक। तो आप ये ध्यान रखिए कि 2%, अगर आपका वेट 50 किलो है तो उसका 2% कितना हुआ, 1 किलो। तो दैट 1 kg वाटर हैज टू बी देयर, एंड यू शुड नो दैट 70% से तो हमारी बॉडी बनी ही पानी से है ना। तो जो ये 2% है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो एथलीट है, एलीट एथलीट्स है, वो अपने बॉडी वेट के हिसाब से तो पानी नहीं पी सकते क्योंकि वो ज्यादा स्वेट आउट करते हैं। तो दे हैव टू डबल द दिस थिंग, more they sweat, more they have to hydrate timely, plus energy drinks, जैसे ग्लूकोज है, बहुत सारे मार्केट्स में है, ग्लूटारेट है। बट रिमेंबर, अगर आप हाई शुगर कंटेंट के हाइड्रेशन फ्यूल्स लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपका फैट लेवल इंक्रीज होता है। तो रिमेंबर, जो लोग अपने आप को बॉडी फ्यूल्स को हाइड्रेट करने के लिए शुगर बेस्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उनका फैट लेवल भी बढ़ता है उससे, राइट। और मैंने बहुत सारे एथलीट्स में देखा है कि उनको डायबिटीज भी होती है। सोचो, so athlete can develop and diabetes, who will believe this? But yes, they say we do warm up, we do training, we do lot of cardio training, but have they ever thought कि जो एनर्जी ड्रिंक वो पीते हैं, जब उनको प्यास लगती है, जब उनका पसीना बहता है, तो वो हाइड्रेट जो अपने आप को करते हैं, so have they ever monitor कि कितना ग्लूकोज ले रहे हैं बॉडी में, फ्रीक्वेंट लेते हैं। So it is not like that. You better opt for electrolytes, sodium and potassium. वो ज्यादा बेटर है। So as we know that nutrition, हम सब जस्ट एक खाना खाना जरूरी नहीं होता एक प्लेयर के लिए। बहुत सारे हमारी बॉडी में कंटेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन सी। So in this COVID-19, everybody know what is the role of vitamin C and B complex. So we all are taking vitamin C because it's an antioxidant and it helps in improving our immunity also. But apart from this, vitamin C क्या करता है, आपके healthy cartilage, bones को बनाता है, एक healthy protein develop करता है जिसमें आपके जो tissue है, tissue में अगर कोई घाव है, कोई healing, उसको healing करने में help करता है। ब्लड वेसल्स, कोलेजन, स्किन टेंडन्स को हेल्दी रखता है, और इट हेल्प्स प्रिवेंट द डैमेज टू आवर अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज बोथ, जो हमारी अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक ये हार्मोन भी रिलीज करता है, हेल्प करता है सॉरी प्रोडक्शन के लिए, नॉरएपिनेफ्रिन, जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट फॉरगेट टू टेक विटामिन सी लाइक लेमन वाटर। मैंने बहुत सारे ग्राउंड्स में देखा है कि हम लोग लेमन वाटर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो लेमन वाटर एक ग्राउंड में, हर ग्राउंड में एक लेमन वाटर का पिक्चर होना ही चाहिए। ग्राउंड लेवल्स पे जो भी कोचेस रन करते हैं अपनी अकेडमीज, एंड यू मेक श्योर दैट यू नीड टू हैव लेमन वाटर इन योर ग्राउंड, सो दैट एंड every player should have that lemon water along with this their own water bottles। सबके पास अपनी वाटर बॉटल्स होती है, लेकिन एक लेमन वाटर का एक अलग रोल है, राइट, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम द फ्री रेडिकल डैमेज ऑल्सो। जो कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से डेवलप करता है। लेमन है, ऑरेंजेस हैं, स्पिनच है, पालक, स्प्राउट्स, पेपर्स, ब्रोकली। स्प्राउट्स को एक प्लेयर को अपने टिफिन में रखना चाहिए, जब भूख लगे थोड़ा सा स्प्राउट्स खा लिया, इट आल्सो हेल्प्स अ लॉट। विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए सबको पता है कैरेट्स में है, स्वीट पोटैटो में है, WBC में प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। आयरन क्या करता है, इट गिव्स ऑक्सीजन टू योर मसल, जो आपकी मसल बार बार रिपीटेटिव स्ट्रेस के अंदर आती है, इतना हैवी वर्कआउट्स आप करते हैं, तो बॉडी मेटाबॉलिज्म और ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए आयरन बहुत जरूरी है। तो आयरन के आप सप्लीमेंट्स भी आपको अलग से लेने चाहिए। अगर आप एनीमिक हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप एनीमिक है तो आयरन की कमी है। आयरन की कमी की वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो मसल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, राइट। तो मसल तक अगर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो मसल रिकवरी कैसे करेगी, अपना 100% आउटपुट वो दे नहीं सकती। Another important factor is bone.
बोन जो होती है, बोन और कार्टिलेज को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए. सो कैल्शियम क्या करता है? इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट दैट कंट्रीब्यूट टू द मस्कुलर फंक्शनिंग एंड इट्स हाइड्रेशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कैल्शियम इन योर डाइट. और विटामिन डी तो आप सबको मिलता ही होगा. क्रिकेटर्स हमेशा ग्राउंड में ओपन सन में भी वर्कआउट करते हैं. So I think, but I've seen many adolescent young athletes, young cricketers जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है, जिनको लो बैक पेन भी रहते हैं, शिन पेन्स भी बहुत ज्यादा रहती हैं. तो मेक श्योर यू चेक योर विटामिन डी की आपकी बॉडी में कितना है, जो आपको बादाम से, अखरोट से, एग से मिल सकता है. डेयरी प्रोडक्ट से भी आपको कैल्शियम मिलता है. जिंक क्या है? जिंक इज बहुत ही एसेंशियल चीज है हमारी मिनरल्स में, क्योंकि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्दी इम्यून सिस्टम. ये क्या करता है? आपके जो फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक करता है, राइट. और अगर आपका जिंक डेफिशिएंसी है तो आप इंजरी रिस्क फैक्टर बढ़ा लेते हैं बॉडी में. तो आई विल सजेस्ट यू टू टेक लॉट ऑफ नट्स, सीड्स, papaya seeds like chia seeds and sprouts. You must take all this. Omega 3 fatty acid. Omega 3 fatty acid बहुत important होता है. It is an essential fatty acid. So it makes a starting hormone also, जो आपकी बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करता है. So जो फ्लेक्सीज होती है ना, फ्लेक्सीज वो खानी चाहिए हमें. फ्लेक्सीज आप ऐसे भी रोस्टेड फ्लेक्सीज मार्केट से ले सकते हैं. You can start munching them during your workouts, during your training sessions. Sprouts आप खा सकते हैं. Eat healthy always, right? Don't go for oily foods and all. समोसा, कचौरी ये सब नहीं खाना चाहिए हमें ट्रेनिंग्स के बीच में. It hampers your performance. वॉलनट्स ले सकते हैं. So there are many proteins in the form of eggs, beans जो आप अपने आप को ले सकते हैं. So remember these 5 things which I have told you here today, right? So recovery कैसे करते हैं? जो मैंने आपको बोला, खेलने के बाद रिकवरी फेज आप कैसे कर सकते हैं. आपने अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करी, अब आप क्या करेंगे? एक्टिव रिकवरी करो. साइकिलिंग के लिए जा सकते हैं, स्विमिंग के लिए जाओ, स्ट्रेचिंग करो अपने मसल्स की. मसाज थेरेपी के लिए वीक में एक बार जरूर जाना चाहिए टू रिड्यूस योर बॉडी सोरनेस. स्लीप टाइम से सोना चाहिए. रात को मोबाइल पे नहीं लगना चाहिए हमें. 10 बजे तक सो जाना चाहिए सारे एलीट एथलीट्स को. स्लीप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे नर्वस कंट्रोल में, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में. न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है. हाइड्रोथेरेपी, water, swimming also plays very important role in recovery. So you should go for such recreational activities. Now the least but not the last is this psychology. जब एक इंडिया खेलता है प्लेयर, राइट, तो कुछ टाइम के बाद उसका परफॉर्मेंस पीक पे होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो डिक्लाइन भी होता है. इट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, द पीक परफॉर्मेंस. सो अगर आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को समझे तो इसमें क्या होगा? इट हेल्प्स अ लॉट to one of the person who is taking his career very serious in life. अगर आप साइकोलॉजी को एक्सक्लूड कर देंगे तो आप एक पॉइंट पे जाके स्टेगनेंट हो जाएंगे, राइट? क्योंकि मेंटली प्रिपेयर होना कंपटीशन के लिए, परफॉर्मेंस कैसे देनी है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मोर कॉन्फिडेंस, मोर रिलैक्स्ड योर ब्रेन, बट यू आर स्टिल फोकस्ड. You have to have your this optimum level of mental training. So हम लोग क्या करते हैं? Physiolution, we provide short term consulting services. We provide long term planning services also, where we set your goals. We do the weekly trainings with you online. We tell you some brain training activities, how you can improve your psychology. Sports nutrition, I have already told you. We also give the diet plans. Assessment. So here I would like to tell you that performance जो है वो physical training तक ही नहीं है. सिर्फ क्रिकेट खेलने से आप अपना परफॉर्मेंस एनहांस नहीं कर सकते. इट इज अ स्किल जो कोच आपको सिखा रहा है. लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, these are the 3 main key ingredients to enhance your performance, and these are the keys for the peak performance. So I work on the peak performance. जिसको अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, they come to me. We work on the athletes. और हमारी जो स्पोर्ट्स मेरा जो सेंटर है वो किस पे काम करता है? वी बेसिकली वर्क ऑन द इम्प्लीमेंटिंग द एक्सीलेंस प्रोग्राम्स इन द नॉन कोचिंग. इट मींस वी डू नॉट डू एनी कोचिंग. वी जस्ट वर्क ऑन योर स्पोर्ट्स फिटनेस, असेसमेंट, ट्रेनिंग. तो हम अकेडमीज में ये अप्रोच करते हैं कि हम आपकी अकेडमीज में जो बच्चे हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनका फिटनेस असेसमेंट कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग
मॉड्यूल दे सकते हैं, न्यूट्रिशन मैनेज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. So Physiolution is joining hands with different sports academies to provide this platform to the coaches so that we can develop sports person, so that everybody who are aspire to become cricketer, who want to play India, we are giving talent that whosoever is talented in cricket, they need our help, because without these kinds of psychology helps, nutrition and physiotherapy, you cannot reach your peak performance. And remember what there is a quotation that we are what we do repeatedly, right? And excellence is not an act, but it is a habit, right? एक्सीलेंस आप एक दिन में नहीं ढूंढ सकते, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा, बार बार रिपीटेशंस करती हूँ, इसलिए तो हम बार बार ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए तो हम बार बार ग्राउंड में जाते हैं ना. कोच ने तो एक बार सिखा दिया बॉलिंग कैसे करनी है, बैटिंग कैसे करनी है, तो हमें रिपीटेशंस की क्यों जरूरत है? रिपीटेशन की इसलिए जरूरत है क्योंकि हम जो चीज रिपीट ज्यादा करते हैं उसमें हम परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड मोर, वी ट्राई टू इम्प्रूव मोर, और इसी तरीके से हमारी एक्सीलेंस की तरफ हम जुड़ते हैं और अपनी हैबिट बनाते हैं और हम अपना पीक परफॉर्मेंस डेवलप करते हैं. सो आज के लिए इतना ही. आप मेरे चैनल फिजियोल्यूशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, फिजियोल्यूशन से ही है, डॉक्टर वंदना फेसबुक पर भी है. आप हम सबको सब्सक्राइब करें ताकि उसमें जो मैं कुछ एक्सरसाइजेस डालती हूँ जो इंजरी प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन गेट अ क्विक आइडिया of few muscles, how to do the exercises at this lockdown. And thank you, Deepak ji. आप कुछ कहेंगे आप? Here I finish.